अध्यक्ष जी, हमने जो कानून बनाए हैं और राजनीतिक संस्थाएं बनाई हैं, वे केवल परिवर्तन की रफ्तार और दिशा को ही प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वे अकेले फलदायी नहीं हो सकती। उसके लिए हमें इस सदन के बाहर काम करना होगा। हमें प्रगति की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए और हमारे वर्तमान के तरीके में सुधार के लिए हर तरह के संभव सुझाव देने और आवश्यक उपाय करने चाहिए। साथ ही हमें अपनी इस उचित चिंता के कारण उस महत्वपूर्ण प्रगति को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो अब तक हो चुकी है। इस संतुलन के कारण प्रगति महत्व की हो जाती है कि जब हमने शुरुआत की थी तो स्थिति क्या थी। वह इतना महत्वपूर्ण नहीं कि आप यह विचार करें कि स्थिति क्या होनी चाहिए। मैं इसी प्रसंग में इसका प्रयोग कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि यह बहस हुई और हमने इसके लिए समय बढ़ाया, जिससे हमारे बहुत से मित्र अपने विचार प्रकट कर सके। यह हमारे लिए विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हमारे भाई बहन जिन सामाजिक असमर्थताओं के शिकार हैं, उन्हें हटाने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। इसके बहुत कारण हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि यह परिवर्तन सरकारी आदेश से नहीं होगा। हमें एक बड़े सामाजिक उफान की आवश्यकता है। हमारा विश्वास है कि इस प्रकार के सब परिवर्तन और उफान या क्रांतियाँ लोगों की मर्जी और शांतिमय तरीकों से होनी चाहिए। यही कारण है कि मैं इस बहस का स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमारे गांव और शहरों में उचित वातावरण तैयार करने के लिए सभी विभिन्न दलों का सहयोग प्राप्त करना उस काम का महत्वपूर्ण अंग है जो सभी राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक लोगों और व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय महत्व का है। लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे ही होगा और विशेषकर ऐसी आदतें जो बहुत लोगों के दैनिक जीवन का अंग बन चुकी हों, धीरे धीरे ही बदलेंगी और परिवर्तन के कारण तकलीफ भी होगी। फिर भी हमें अपना रवैया बदलना होगा और अपनी सोच बदलकर सभी लोगों के उत्थान के लिए कार्य करने होंगे ताकि परिवर्तन लाया जा सके। अध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। हम यह भी जानते हैं कि यह काफ़ी नहीं है। अभी मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले, मैं उनके इस
कथन को भली प्रकार समझती हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लड़कों को नौकरियां पाने में आज भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में भी ऐसा ही होता है। मेरे विचार में उन्हें शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा जो प्रतिभाशाली हों उन्हें ट्यूशन या विशेष ट्रेनिंग या ऐसी हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवानी चाहिए जिससे वे उच्च स्तर तक पहुंच सकें, क्योंकि मेरे विचार में यदि उनमें से कोई भी अभिष्ट स्तर तक नहीं पहुंच पाता तो किसी आंतरिक कमजोरी से नहीं, बल्कि इस वजह से कि उनकी प्रतिभा और क्षमता को विकसित होने का अवसर नहीं मिला है। इनको यह अवसर देने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैंने अभी शिक्षा की प्रगति के बारे में बात कही, जैसा कि शायद सदन जानता होगा कि 91 लाख मैट्रिक पूर्व और 12 लाख मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के 6 छात्रों को दी जाएगी। इस बहस में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दर की आलोचना की गई क्योंकि उसे नहीं बढ़ाया गया है। साथ ही उसकी भी आलोचना की गई कि अनुसूचित जातियों के लिए साधनों या आमदनी की जो जरूरी सीमा थी उसे भी नहीं बढ़ाया गया है, जो निराधार है। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि अनुसूचित जनजातियों के लिए इस तरह की जांच पड़ताल नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की राशि आम आदमी के योग्य छात्रों की तुलना में कम नहीं है। इस प्रकार इन जातियों के जिन छात्र छात्राओं को ये छात्रवृत्तियां मिलती हैं वे आम आदमी के योग्य छात्रों की बराबरी पर हैं। हालांकि वित्तीय साधन सीमित है, अतः जहां तक संभव हो सकता है अधिक से अधिक छात्रों को वृत्तियां दी गई हैं, बजाय इसके कि राशि बढ़ाकर अब छात्रों को दी जाए। यह हमारे लिए शर्मनाक बात है। समय समय पर किए जाने वाले जुल्मों के संदर्भ में ऐसा कह रही हूँ। फिर भी मैं नहीं जानती कि पहले भी कितने ही अत्याचार होते थे, उनकी ओर हमारा अधिक ध्यान जाता है। अतः सरकार को छात्रवृत्ति की राशि बढ़ानी चाहिए तथा समान रूप से हर जाति के योग्य छात्र छात्राओं को देनी चाहिए। स्टॉप।